Hello students, I am Ahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are very well. So this is your 8th lecture of P block for class 11th. So after understanding the structure and properties of graphite and diamond, we are starting compounds of carbon. So we will now study about कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। CO क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर मैं ऐसे समझा दे रहा हूँ। देखिए, कार्बन के पास कितनी वैलेंसी होती है बच्चों, 6। इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। जैसे आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने जाएंगे तो 1s2, 2s2 और 2p2, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन 6 हैं और वैलेंसी कितनी है इसकी, 4, टेट्रावैलेंट होता है। लेकिन कब, अपने एक्साइटेड स्टेट में। देखिए 1s का तो ऐसे ऑर्बिटल होगा कुछ, है ना, फील्ड होगा। 2s का ऑर्बिटल भी ऐसे ही फील्ड होगा, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी होंगे, 2 इसमें भी होंगे। और 2p जो होता है वो उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो 1, 2 यानी 2 ही इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग कर सकता है। मान लीजिए हाइड्रोजन यहाँ आए और एक हाइड्रोजन और आए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर के इस वाले में चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन लेकर के इसमें चला जाएगा, बॉन्डिंग हो जाएगी, है ना। तो CH2 टाइप का कंपाउंड बनना चाहिए, लेकिन ये बनता नहीं है, CH4 टाइप का कंपाउंड बनता है ना। देखो ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है 2s वाला, सेकेंड सेल के ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में। तो 2s का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के 2p में चला जाता है। तो फिर फर्स्ट 1s को बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बैलेंस सेल को ही बनाने की ज़रूरत है, उसी के ऑर्बिटल को बनाने की ज़रूरत है। देखिए जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन कूद करके यहाँ आया, तो अब 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और 2p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, हम जानते हैं 3 ऑर्बिटल होते हैं। एक कैसा था, ऐसे था, एक और कैसे था, ऐसे था। 2 थे ना पहले से, यहाँ खाली, यहाँ पे पेयरिंग थी, यहाँ पे 2 खाली थे। ये एक उठ करके इधर चला गया तो ये भी खाली हो गया, देखिए यहाँ भी स्पेस हो गई, और ये वाला लास्ट वाले में चला गया, है ना। यानी कि यहाँ पे अब कार्बन 4 वैलेंस मतलब रखता है, टेट्रावैलेंट हो गया। यानी कि 4 हाइड्रोजन आकर के अपने इलेक्ट्रॉन एक एक दे करके क्या कर लेंगे, शेयरिंग से बॉन्ड बना सकते हैं ना। तो CH4 टाइप का कंपाउंड बन जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन आना चाहे, तो ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग होती है ना। तो एक इसको देगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयरिंग करेगा, एक इससे शेयरिंग करेगा और एक इससे कर लेगा, और क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा, ठीक है ना। CO कब बनता है ये आप सोचिए, ठीक है। अभी मैं अगला कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा बता लूँ, फिर वो भी बताऊँगा। चलिए स्ट्रक्चर समझिए। कार्बन क्या होता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी इसकी होती है। कैटिनेशन मतलब समझते हैं आप लोग, बहुत लंबी लंबी चेन बना लेता है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी होते हैं, टूटता भी नहीं है। इसका कोई दूसरा मेंबर इतना लंबा चेन नहीं बना पाता है ना। बहुत ज़्यादा कार्बन की प्रॉपर्टी बहुत अपने आप में जाइगेंटिक है। इसको हम लोग अलग से फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेनली कार्बन के इतने ज़्यादा कंपाउंड मिल गए कि उसको अलग ही ब्रांच बना दी गई, ठीक है। चलिए कंपाउंड्स ऑफ कार्बन में कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखिए। कार्बन के पास क्या होता है, 4 वैलेंसी होता है, यानी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। इसके भी कितने होंगे, 6। अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 6 कैसे हो गए, देखो बच्चों। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने जाओगे 1s2, 2s2, 2p4, है ना। अब देखो सेकंड वाला बैलेंस सेल है और सेकंड के 2s में 2 है, 2p में 4 है, यानी 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है। अब भले ही ये इससे बॉन्डिंग नहीं करेगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करके बॉन्ड कर लेगा, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 ना। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते समय हमेशा वैलेंस डॉट मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखाना जरूरी होता है। तो देखो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके दिखा रहा है। कार्बन के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉन तो 6 होते हैं, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। इस तरीके से इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगा। और जब ये बॉन्डिंग करेंगे तो इसकी शेयरिंग करेंगे, इन दोनों की, ये दोनों शेयरिंग करेंगे, है ना। तो इस तरीके का बॉन्ड बनेगा और यही CO2 का स्ट्रक्चर होता है, सबको पता होगा। 2 लोन पेयर किस पे बच जाएगा, ऑक्सीजन पे बच जाएगा, कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं होगा, है ना। पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, दूसरा पाई होता है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, पाई बाई बॉन्ड वीक होता है। सिग्मा बॉन्ड में हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, पाई बॉन्ड में साइड ऑन ओवरलैपिंग होती है, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, घबराइए नहीं। तो हो गया बात CO2 का। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CO2 sp होगा, है ना। क्यों sp होगा, हमने इसको आपसे पहले भी बताया है कि सिर्फ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं, है ना। तो एक s और दूसरा ये, ठीक है ना, sp। अच्छा, लोन पेयर भी कंसिडर किया जाता है, लोन पेयर भी हाइब्रिडाइजेशन में कंसिडर किया जाता है। लेकिन बच्चों आप देखिए लोन पेयर ऑक्सीजन पे है, कार्बन पे नहीं है। हम किसका हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं, कार्बन का, सेंट्रल एटम का देख रहे हैं। ऑक्सीजन का देखते हैं तो कंडीशन बदल जाती है। कार्बन का देख रहे हैं ना, तो कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, बस एक S और एक P, है ना, यानी सिग्मा बॉन्ड है। तो अगर 2 बॉन्ड सिंगल होते हैं तो उसको sp बोलते हैं, 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं यानी सिग्मा बॉन्ड तो sp2 बोलते हैं, 4 सिंगल बॉन्ड होते हैं या सिग्मा बॉन्ड तो sp3 बोलते हैं। तो सर यहाँ भी तो 4 बॉन्ड बनाया है तो sp3 क्यों नहीं है, क्योंकि बच्चों ये पाई बॉन्ड वाला कंसिडर नहीं होता है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते हैं। इसलिए एक S और एक P, पहला वाला S होता है, बाकी जो बच जाए सबको P दे दीजिए अभी के लिए। बाद में आगे देखेंगे D2sp3 भी कुछ आता है ना। जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लेंगे तब इस चीज़ की समझ अच्छी हो जाएगी। अभी के लिए बस ये जानिए कि एक सिग्मा दूसरा सिग्मा तो एक S और एक P, एक सिग्मा और 2 और सिग्मा होते तो sp2 हो जाता, मतलब 4 बॉन्ड होते हैं सिग्मा तो sp3 हो जाता है, ठीक है। यही हाइब्रिडाइजेशन होता है, समझा चुके हैं कॉन्सेप्ट, इसलिए हम इसको लिख करके दोबारा नहीं समझा रहा। अच्छा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब देखो बच्चों, मैंने बताया पहले भी, लोन पेयर, डबल बॉन्ड, है ना, डबल बॉन्ड लोन पेयर, इस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट दिख रहा है। तो क्या होगा बच्चों, ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करेगा, इस बॉन्ड को क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, है ना, इसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखिए यहाँ नेगेटिव आ गया और ये एक बॉन्ड निकल गया यानी सिंगल बॉन्ड बचा, ठीक है ना। जैसे ही ये खींचेगा कार्बन को तो 4 बॉन्ड बनाना है, तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया, डोनेट कर दिया। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो गया, देखिए 3 1 4, है ना। तो इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। ये सब हम लोग कहाँ पे अच्छे से सीखेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखेंगे, है ना। GOC जब मैं पढ़ाऊँगा ये सब ऐसे ही बता दिया, बस कोई खास वो नहीं है, अभी के लिए परेशान मत होइएगा, है ना। अब इसके कई रूल हैं, जब तक आप लोग बेसिक रूल नहीं जानेंगे, रेजोनेंस कैसे होता है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है ना, तो सारे रूल्स जब बता देंगे उसके बाद ये सब आप लोगों के लिए बहुत हलवा हो जाएगा बच्चों, है ना। कुछ भी नहीं है, ये बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, डरिएगा नहीं कि ये कैसे इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये हो गया। जो बच्चे नहीं जानते होंगे उनको अजीब लगता होगा ये क्या हो रहा है ना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कोई चीज़ होती है, जिस कंपाउंड के जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है ना। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं वो रियल नहीं होता, रियल में हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट हम GOC जब पढ़ाएंगे तो अच्छे से समझाएंगे। चलिए, प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कैसे बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग पहले क्या देखें, स्ट्रक्चर क्या होता है, दूसरी बार क्या देखा हमने, सेकंड टॉपिक इसका क्या देखें, सेकंड पॉइंट इसका CO2 का हाइब्रिडाइजेशन देखें। थर्ड पॉइंट क्या देखें, रेजोनेंस इसका जो होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो एक स्ट्रक्चर ऐसा होगा, है ना, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 2 लोन पेयर दे दीजिए, या ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक पे 3 लोन पेयर, एक पे 1 लोन पेयर, एक पे नेगेटिव चार्ज, एक पे पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। ये दोबारा चाहेगा ऐसा बनना तो ये नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे बॉन्डिंग में लगा लेगा, और ये जो 2 बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे बॉन्ड बना है वो इसको खींच करके ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, मतलब ये भी न्यूट्रल ऐसा बन जाएगा, ठीक है। वो सब आप लोग समझेंगे आगे। प्रिपरेशन ऑफ CO2 देख लेते हैं। नॉर्मल मेथड क्या होता है, जैसे कार्बन लिया और उसको जला दिया, है ना। कार्बन क्या है, लकड़ियों में भी कार्बन होता है ना। या आप ग्रेफाइट को जला दीजिए, या किसी भी डायमंड को जला दीजिए, आपके पास बहुत पैसा हो तो डायमंड को जला दीजिए, है ना। चलिए, डायमंड होगा सर तो हार बनवाएंगे, है ना, हम जलाएंगे नहीं। अगर बॉय हैं तो हम क्या करेंगे, अंगूठी बनवा लेंगे, लेकिन जलाएंगे नहीं सर, हाँ। चलिए, कार्बन लीजिए सॉलिड फॉर्म में, उसको जला दीजिए, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में CO2 बन जाएगा। नहीं समझ में आया तो कोल ले लीजिए, कोक ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, जला दीजिए, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रहेगा तो क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा, है ना, गैस मिल जाएगी हमको। या मीथेन को आप जला दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल जाएगा। कोई भी हाइड्रोकार्बन जलता है ना बच्चों, तो आप लोग ये रूल बना लीजिए, कोई भी हाइड्रोकार्बन बर्न करेंगे एयर के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O गैस, मतलब दोनों ये दोनों चीज़ जरूर मिलेगा। अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें कार्बन भी हो हाइड्रोजन भी हो, इसी को तो ऑर्गेनिक कहते हैं, है ना। ऑर्गेनिक में यही सब तो पढ़ते हैं हम लोग, कार्बन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंड, या इसमें कोई लंबी चैन होगी, कोई ग्रुप जुड़ जाएगा, है ना, फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा, इस तरीके से बहुत सी चीज़ें इसमें पढ़नी है, अभी इसको कंसर्न नहीं करना है।
ठीक है। आपका बेसिकली मुझे समझाने का ये मतलब है कि जब भी कहीं हाइड्रोकार्बन दिख जाए, कार्बन और हाइड्रोजन का कोई ग्रुप दिख जाए, उसको जैसे ही ऑक्सीजन के प्रेजेंट में आप जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकल जाएगा, है ना। जैसे जो छोड़ी जाने दीजिए, अभी इसमें जाएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक में ही समझेंगे। आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, मेरे कहने का मतलब था कि आप कोई लंबी चेन ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे लंबी चेन ले लीजिए, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन ले लीजिए और जितना हाइड्रोजन चाहिए उसको सेटिस्फाई कर दीजिए, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जला दीजिए एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, तो क्या मिलेगा, CO2 और H2O मिलेगा। जितना नंबरिंग आपको बैलेंस करने के लिए चाहिए कर लीजिएगा, ठीक है। इतना लेंदी नहीं जाना हमको, बस नॉर्मल मेथड समझ गए। CO2 कैसे ऑब्टेन हो सकता है, कार्बन को जला दिया CO2 मिल गया, मीथेन को जला दिया CO2 प्लस H2O मिल गया, मतलब CO2 मेरा टारगेट था, मिल गया। ये नॉर्मल मेथड होता है, जनरली आप भी ये कर सकते हैं, है ना। मीथेन कहाँ मिलती है, मीथेन बच्चों कहाँ मिल सकती है, तो मीथेन जो होता है बच्चों, जैसे आपके घर में जो होता है सिलेंडर होता है, सिलेंडर जो होता है जो जिस पे खाना बनता है, जिससे उस गैस में क्या होता है, ब्यूटेन मेन कंस्टिट्यूएंट होता है, 95% लगभग ब्यूटेन होता है, उसमें मीथेन भी होता है ना। ब्यूटेन को भी आप जब जलाएंगे ना तो बच्चों वहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर जला देंगे, यहाँ पे ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन होगा और 10 हाइड्रोजन होगा, उसको भी जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। तो हम मीथेन क्यों लेंगे, ब्यूटेन लगा लें, सिलेंडर में तो हमको यही मिलता है, सेम चीज़। चलिए अब लेबोरेटरी प्रिपरेशन देख लेते हैं। CaCO3, अच्छा अब ये मैं सोचने लगेगा बच्चों कि कहाँ गया वाटर सर, जब हम जलाए हैं घर में सिलेंडर, उसमें से पानी निकलना चाहिए ना, गिरना चाहिए, कहाँ गया। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिए, ये गैसीय फॉर्म में रहेगा और उड़ जाएगा, आपको दिखेगा नहीं। लेबोरेटरी प्रिपरेशन किसका, लेबोरेटरी प्रिपरेशन कार्बन डाइऑक्साइड का। CaCO3 को जब HCl के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो CaCl2 मिल जाता है ना, प्लस H2CO3 मिल जाता है, ठीक है। और जैसे इसको कूल करते हैं तो H2O और CO2 में ये कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ में आई। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तब होता है बच्चों जब वो क्या हो, अपने एक्वस फॉर्म में हो, मतलब लिक्विड में प्रेजेंट हो, तब ये एसिड कहलाता है। जनरली HCl क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कब होगा, जब इसको हमने वाटर में डाल दिया या किसी मीडियम में डाल दिया, है ना, किसी सॉल्वेंट में, तब ये एसिड बन जाता है। चलिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, हमने HCl में रिएक्ट करा दिया इसके साथ, और क्या बन गया, CaCl2 मिल गया हमको। देखिए Ca की वैलेंसी +2 होती है, Cl -1 होती है, तो एक Ca+2 के लिए 2 Cl- चाहिए, इसलिए CaCl2 बना। और क्या बनेगा, यहाँ पे CO3 जो है होल ट्वाइस, मतलब 2- होता है, और H पे 1+ होता है, इसलिए 2 H+ आएंगे और CO3 को न्यूट्रलाइज करेंगे तो H2CO3 बनेगा, है ना बच्चों। अब जैसे इसको ठंडा कर देंगे हम लोग तो क्या बनेगा, H2O और CO2। तो जब भी कार्बोनिक एसिड H2CO3 टूटता है तो वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। या सिंपली हमको कार्बोनिक एसिड बनाना हो तो कैसे बनता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड लीजिए, पानी में डाल दीजिए, कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, ठीक है, दैट्स इट। तो ये लेबोरेटरी मेथड हो गया, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को बनाएं। ये आपका नॉर्मल मेथड है, जैसे जो रेगुलर नॉर्मल जीवन में आप लोग करते हैं, है ना। गैस तो सभी लोग जलाते हैं, है ना, कागज़ सभी लोग जलाते हैं, या लकड़ी सभी लोग जलाते हैं। वैसे सभी लोग अब लकड़ी नहीं जलाते हैं, अब तो गैस से ही काम चलाते हैं, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि नॉर्मल मेथड का मतलब क्या हुआ। चलिए रिएक्शन ऑफ CO2 देख लेते हैं। रिएक्शन विद वाटर देखेंगे, रिएक्शन विद NaOH देखेंगे, रिएक्शन विद CaOH होल ट्वाइस, है ना, और फिर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन देख लेंगे, जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। चलिए पहला क्या देखेंगे, रिएक्शन ऑफ CO2 विद वाटर या हाइड्रोलिसिस ऑफ CO2। इसी को क्या कहेंगे, CO2 का हाइड्रोलिसिस हो गया, मतलब वाटर का एडिशन हो जाना हाइड्रोलिसिस होता है ना। तो जैसे ही CO2 में वाटर डालेंगे क्या बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड। अभी तो यही बताए हैं कि कार्बोनिक एसिड टूटता है तो CO2 और H2O देता है, या कार्बन डाइऑक्साइड को हम जैसे पानी में डालेंगे H2CO3 बना लेगा। तो ये रिएक्शन ऑफ CO2 विद वाटर हो गया, पहले ही कवर हो चुका था। सेकंड क्या है, रिएक्शन विद NaOH के साथ रिएक्शन। तो रिएक्शन ऑफ CO2 विद अल्कली। अल्कली मतलब क्या होता है, बेस, है ना, क्षार हिंदी में उसको बोलते हैं। तो NaOH क्या है, एक बेस है, तो उसी को अल्कली बोल रहे हैं, ठीक है। तो CO2 का अगर NaOH से रिएक्ट करा देंगे तो क्या मिलेगा, सोचिए। चलिए सोच लिए होंगे पॉज करके। दिस इज 2 स्टेप रिएक्शन। फर्स्ट CO2 रिएक्ट्स विद वाटर। जैसे मान लीजिए NaOH एक्वस होगा और CO2 गैस उसमें हम डालेंगे, तो एक्वस होने का मतलब पानी भी प्रेजेंट होगा, यहाँ पे NaOH के साथ पानी भी होगा। तो पहले सबसे CO2 किससे रिएक्ट करेगा,
वाटर से क्या बना लेगा, अभी हम लोग ऊपर देखे हैं H2CO3 कार्बोनिक एसिड। फिर H2CO3 रिएक्ट करके NaOH के साथ क्या बना लेगा, Na2CO3 बना लेगा और साथ में जो बाई प्रोडक्ट होगा वो निकल जाएगा। तो पहला स्टेप क्या है बच्चों, जैसे CO2 को NaOH में डाला तो NaOH वाटर के साथ रहता ना बच्चों, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ NaOH नहीं रहेगा, जब भी रहेगा तो एक्वस मीडियम में NaOH रहेगा, ठीक है। चलिए, तो CO2 को वाटर में डालते ही क्या मिला, H2CO3 मिल गया, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में जो H2CO3 मिला है उसको NaOH के साथ मतलब वो रिएक्ट करेगा अपने आप, ये कराएंगे नहीं हम, जैसे ही NaOH में डालेंगे यही 2 स्टेप हो रहा है। तो CO2 पहले H2O के साथ रिएक्ट करके H2CO3 बनाया, फिर वही H2CO3 NaOH के साथ रिएक्ट करके Na2CO3 बनाएगा प्लस वाटर दे देगा। अब बच्चों ऐसा कैसा हो गया, कैसे मान लें, देखो H+2 होगा, CO3 -2 होगा, CO3 2- होगा, मतलब एक CO3 2- होगा, एक और 2 H+ होंगे, यहाँ पे Na+1 होगा और OH- 1 होगा, ठीक है। तो OH- और H+ के साथ रिएक्ट करके वाटर दे देगा और CO3 होल्ड मतलब CO3 2- और Na+, तो 2- को 1+ न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता, इसलिए 2+ ही, इसलिए Na2 आया और CO3 के साथ लग गया। क्रिस क्रॉस लगाना है, प्रोडक्ट बनाना है। ये 2 स्टेप में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन देख लिए बहुत ही अमेजिंग वे में NaOH के साथ। बात समझ में आ गई ना, कि कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं CO2 और NaOH रिएक्ट करके हमको वाटर और Na2CO3 देते हैं, तो फिर ये क्रिस क्रॉस वाला मेथड नहीं लगता बच्चों, है ना, तो समझ में नहीं आता। आप चाहते हैं तो डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं, CO2 + NaOH क्या देगा हमको, Na2CO3 प्लस वाटर देगा। सिंगल स्टेप में लिख लीजिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा, वो भी सही है। ये तो मैंने समझाने के लिए इतना अच्छे से लिख दिया ताकि आप लोग क्रिस क्रॉस समझ सकें कि H+ OH के साथ चला जाएगा, CO3- Na2 के साथ चला जाएगा। बात क्लियर है। यहाँ पे कैसे क्रिस क्रॉस लगाएंगे, कुछ नहीं समझ में आ रहा। जब भी ऐसा कुछ दिख जाए ना तो कार्बन डाइऑक्साइड को बच्चों पहले पानी में डाल दिया करिए, पानी में जैसे डालेंगे तो H2CO3 बना लेगा, अब वहाँ पे क्रिस क्रॉस लगा लीजिए, वही किया है यहाँ पे। ये सिंपल से ट्रिक है बच्चों, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब देखो हमने यही बोला ना कि CO2 NaOH के साथ रिएक्ट करके Na2CO3 + H2O देगा, इसको क्या करेंगे, ऐड कर दें, मतलब इसको जो है फाइनली देख लेंगे। फाइनली यही रिएक्शन हुई ना, Ca2 लिए थे और क्या लिए थे, NaOH लिए थे, वाटर तो अपने आप, ये सारी चीज़ें तो अपने आप आई, है ना, क्योंकि वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट था। तो ऐसे सोचिए सिंगल स्टेप में ऐसे रिएक्शन होगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं बोल ज़्यादा दे रहा हूँ, इस सब चीज़ ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, जो बहुत छोटी चीज़ें है ना, इस पर टाइम एकदम नहीं देना चाहिए। बस मैं ज़्यादा बोल करके हो सकता हूँ कभी कभी कन्फ्यूज कर देता हूँ, तो पूछ लिया करिए तुरंत टाइप करके, सर यहाँ कन्फ्यूज कर दिया है। चलिए, व्हेन एक्सेस ऑफ CO2 इज पास देन कार्बोनेट्स गेट्स कन्वर्टेड टू बाइकार्बोनेट्स। अच्छा, मान लो हमने जो है एक्सेस में CO2 पास करा दी, NaOH में CO2 लिमिटेड अमाउंट में पास कराएंगे तो Na2CO3 बनेगा प्लस वाटर मिलेगा। अगर बहुत एक्सेस अमाउंट में CO2 पास करा दी NaOH के साथ तो हमको जो है Na2CO3 प्लस वाटर तो मिलेगा, लेकिन क्या होगा बच्चों, हमने और जैसे मान लीजिए पहले क्या दिए हम, CO2 को NaOH दिए, Na2CO3 प्लस वाटर मिला और CO2 दे दिए, एक्सेस में दे दिए, है ना। देखिए इसके बाद रिएक्शन ये बनने के बाद और CO2 दे दिए, अब क्या मिलेगा हमको सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा। बाइकार्बोनेट का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन लग जाएगा बीच में, NaHCO3 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड पास करने से हमारा प्रोडक्ट बदल जाता है। ठीक है, क्या मिल जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाता है। चलिए, आज हम लोग थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा बच्चों ये लेक्चर, लेकिन कोशिश करेंगे कि कंप्लीट करना। चलिए, रिएक्शन विद CO2 और रिएक्शन ऑफ CO2 विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो CO2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या देगा, तो पहले इसको पानी में डालिए। सिंपल बताया ना कि यहाँ क्रिस क्रॉस लग नहीं रहा, यहाँ पे कोई कटायन आयन है नहीं, तो ऐसा करिए पानी में डाल दीजिए। पानी में डालते ही क्या बनता है, ये H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड बनता है। यानी फर्स्ट स्टेप तो यही हो जाएगा जो पिछले वाले में की है, H2CO3 बना। अब H2CO3 को इससे रिएक्ट कराए, डायरेक्ट मत कभी भी सोचा करिए, कभी भी सोचिए तो CO2 को पानी में डाल दीजिए, पानी में डालते ही क्या बन जाएगा, H2CO3। अब H2CO3 को इससे रिएक्ट कराए, यानी सिंगल स्टेप में देखना है तो H2CO3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका H+ इसके OH- साथ जा करके वाटर दे देगा और इसका CO3 2- Ca2+ के साथ CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट दे देगा। और जैसे ही एक्सेस में हम लोग क्या पास करा देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमको क्या मिल जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट मिल जाएगा, है ना। इस रिएक्शन को हम लोग 10th में भी पढ़ते हैं, है ना, कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड फ्रॉम लाइम वाटर, है ना, इट अपीयर्स मतलब मिल्की, मतलब उसमें मिल्कीनेस आ जाती है। कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर होता है ये ट्रांसपेरेंट कलर का होता है। जैसे ही ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इसमें पास करते हैं लैब में
ये मिल्की कलर का हो जाता है। मिल्की कलर क्यों हो जाता है? क्योंकि फॉर्मेशन हो जाती है किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट की, है ना, जो कि इनसॉल्युबल होता है। और जैसे और ज़्यादा हम कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे, और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाएं, तो वो CaSCO3 मतलब जो कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल जाता है, और ये क्या होता है बच्चों? सॉल्युबल होता है। इसलिए कलर जो होता है वाइट कलर, मिल्कीनेस जो होती है डिसअपियर हो जाती है। ये 10th से रिएक्शन पढ़ते हैं, है ना। चलिए फोर्थ क्या है? CO2 इज़ यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कैसे यूज होता है बच्चों? देखिए हम लोग जान रहे हैं कि पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेते हैं सनलाइट के प्रेजेंट में। उनके पास क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल और सनलाइट क्या होगा यहाँ पे? क्लोरोफिल एक तरीके से कैटलिस्ट आप लोग समझते होंगे, रेट को, रिएक्शन को बढ़ाना घटाना, इस तरह का कुछ काम होता है। तो सनलाइट के प्रेजेंस में क्या है? क्लोरोफिल, इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या देते हैं? C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस। और भी कुछ होता है, लेकिन हम लोग को केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही पढ़ना है कि CO2H2 से रिएक्ट करके C6H12O6 प्लस क्या देता है? ऑक्सीजन गैस देता है। ऑक्सीजन हम लोग के काम आ जाता है, और इसका पौधे खाना बना लेते हैं C6H12O6 का। बाद में ये भी इनडायरेक्टली हमारे ही काम आएगा। लेकिन ये क्या है बच्चों? ग्लूकोज है। ग्लूकोज से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है ना। पौधों को भी एनर्जी मिलती है, इंसानों को भी मिलती है। पौधे क्या बनाएंगे इससे? अपना खाना तैयार करेंगे ना, खाना प्रिपेयर कर लेते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन गैस दे देते हैं। ठीक है, तो ये सब आप लोग बायो में पढ़ चुके होंगे। आफ्टर बैलेंसिंग, इसको बैलेंस करिए तो 6CO2 6H2 के साथ रिएक्ट करके क्या देगा? 1 C6H12O6 देगा प्लस 6 ऑक्सीजन गैस बाहर निकालेगा। तो एक बात बताइए बच्चों कि क्या पौधे हमेशा ऑक्सीजन ही निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकालते? सोचिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि पौधे हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, एमिट करते हैं, हमेशा, ऑलवेज, दिन में भी रात में भी। लेकिन दिन में सनलाइट के प्रेजेंट में वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस करते हैं। उसमें जो ऑक्सीजन निकलती है वो बहुत ज़्यादा निकलती है, यानी 100% ऑक्सीजन निकलेगा तो मान लीजिए 10% कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे, है ना। अभी आप लोग सोच रहे होंगे सर कार्बन डाइऑक्साइड तो पौधे लेते हैं। हाँ लेते हैं बच्चों, लेते भी हैं और निकालते भी हैं, ठीक है ना। दिन में लेते हैं और दिन और रात दोनों में निकालते हैं, लेकिन दिन में निकालते वो कम है, ऑक्सीजन ज़्यादा निकालते हैं। देखिए ऐसे समझिए कि पौधों ने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा 10% और ऑक्सीजन छोड़ा 100%। तो दिन में किसकी मात्रा ज़्यादा है? ऑक्सीजन है, तो हम क्या कहेंगे? पौधे ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, है ना। रात में क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन देते नहीं है, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस होती नहीं, खाना बनाते नहीं है, सब क्या होता है? वही 10% बस कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, 10% ही, लेकिन वही 10% हमारे लिए हार्मफुल होता है। इसीलिए लोग बोलते होंगे रात में पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है बच्चों, चुड़ैल पकड़ लेगी, इस तरीके का पुराने ज़माने में बोला जाता था। लेकिन उसका मतलब ये होता था कि क्या है कि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस की उस समय रिएक्शन नहीं हो रही है, और वो हार्मफुल हमारे लिए होगा, क्योंकि ऑक्सीजन निकलेगी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी ज़्यादातर, वो 10% भी हमारे लिए नुकसानदायक होगा। ठीक है, होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई तो एक्स्ट्रा है, कोई बात तो है नहीं। जो हमारा मेन हमारी रिएक्शन है वो समझ में आई कि नहीं आई, वो मेन है। चलिए सेकंड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड देखने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड देख लेते हैं। स्ट्रक्चर पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। देखिए कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 4 इलेक्ट्रॉन होगा। ऑक्सीजन की 6 इलेक्ट्रॉन की, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6। अब इसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, और एक लोन पेयर को कार्बन ऑक्सीजन क्या करेगा? शेयर कर देगा। यही तो हमने कहा था कार्बन मोनोऑक्साइड का आप जो है स्ट्रक्चर सोचिए, तो ये शेयरिंग कर देगा, मतलब क्या करेगा? डोनेट कर देगा लोन पेयर को। देखो क्या होता है बच्चों, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 से बढ़ निकल लिया, यानी 2 2 4 2 6। अभी ऑक्टेट का इनकम्प्लीट है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसके पास लोन पेयर है। लोन पेयर है तो ये डोनेट कर देगा अपना। जैसे ही डोनेट करेगा इस पर नेगेटिव आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। इस पर नेगेटिव आएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव और कार्बन पे नेगेटिव आएगा, और ये क्या होगा? स्टेबल हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड बनने के बाद स्टेबल हो जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस चार्ज आपस में स्टेबलाइज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। ऑल्दो कार्बन मोनोऑक्साइड हैज़ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बट स्टिल CO इज़ नॉन पोलर वाई। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया है, ये तो थोड़ा सा लेवल अप है इसका, जो बच्चे समझ जाएंगे कोई बात नहीं, अच्छी बात है। नहीं समझ पाएंगे तो भी घबराइएगा। ऑल्दो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? हैज़ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बट स्टिल CO इज़ नॉन पोलर वाई। तो आंसर इसका ये है कि CO का जो स्ट्रक्चर होता है 1 - 1 प्लस, है ना। तो इधर से इसने जो है क्या दिया था? लोन पेयर दिया था। अब लोन पेयर दिया था तो जो है आप लोग वेक्टर वगैरह समझे होंगे थोड़ा बहुत, तो वहाँ पे पोलैरिटी उसी के बेसिस पे बात होती है, फिजिक्स के वेक्टर पे, है ना। तो इन CO क्या होता है? CO
इस तरीके का कुछ है केस, ऑक्सीजन इज पुलिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन साइड ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑल्सो। ठीक है ना, मतलब ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑलरेडी, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है ये इंडक्टिव इफेक्ट से, और मेसोमेरिक इफेक्ट से मतलब रेजोनेंस से वो क्या करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहता है। या आप ये समझिए कि मतलब लुईस बेस होने की वजह से, इसके बाद लोन पेयर होने की वजह से ये डोनेट करना चाहता है। ठीक है, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचना चाह रहा है डेंसिटी को, एक तरफ से डोनेट करना चाह रहा है, तो दोनों इफेक्ट कैंसिल नहीं हो जाएगा बच्चों। चार्ज किसी तरफ जो है कैंसिल होगा कि नहीं होगा, एक तरफ से इधर जा रहा है एक तरफ से इधर जा रहा है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए क्या है, नॉन पोलर है। पोलैरिटी कब होती है, जब एक तरफ से ही खींचता, जैसे HCl होता है ना, HCl ऐसे समझिए। कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड बातें हो जाती हैं तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, बोलूँ तो ना बोलूँ, आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। देखिए क्लोरीन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको क्लोरीन अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव आता है। अब यहाँ पे तो हम बता सकते हैं कि ये पोलर है ना, पोलर है कंपाउंड, ऐसी कुछ होगी इसकी वेक्टर डायरेक्शन जो होगी, है ना, आप लोग देख लीजिएगा वेक्टर डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं पोलर है, पोलैरिटी जनरेट हो गई। और CO क्या है, नॉन पोलर है। क्यों नॉन पोलर है, एक तरफ नेगेटिव और पॉजिटिव पोल तो हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच रहा है ना, किस इफेक्ट से, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से। ठीक है, इसलिए इसका कैंसिल आउट हो जाता है। बहुत परेशान होने की बात नहीं बच्चों, समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे बढ़िए। सो बोथ इफेक्ट कैंसिल्ड आउट, देयरफॉर कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉन पोलर। समझ में आ गया। चलिए प्रिपरेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड देख लेते हैं। लेबोरेटरी प्रिपरेशन देख लीजिए। कंबशन ऑफ कार्बन इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। अगर कार्बन को, जैसे पिछली बार कार्बन को हम जला रहे थे एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यहाँ पे लिमिटेड अमाउंट में अगर ऑक्सीजन देंगे ना तो CO2 गैस नहीं बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। यहाँ पे क्या है, एक्सेस में दिया हुआ है, देखिए ये समझा रहा है कि कार्बन को अगर एक्सेस में हमने CO2 दे, मतलब O2 गैस दे दिया, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई दे दी, तो CO2 गैस बन जाएगा। और बाई डिहाइड्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड। यहाँ पे बच्चों ये कुछ गड़बड़ हो गया, रुकिए, यहाँ पे हमको CO की प्रिपरेशन करानी है ना, तो आप लोग इसको बढ़ा लीजिएगा, ये तो एक्सेस में कर दीजिएगा इसको, है ना, इसको आप लोग एक्सेस में कर दीजिएगा। और जैसे ही यहाँ पे सेकंड लिख लीजिएगा कि कार्बन गैस मतलब जो सॉलिड है उसको हम लोग ऑक्सीजन अगर लिमिटेड देते हैं, क्या देते हैं, लिमिटेड, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO में। ठीक है ना, यही हमको करना था। ये तो पिछली वाली CO2 का प्रिपरेशन हो गया ना, हमको बनाना क्या है, CO बनाना है। तो CO2 से क्या मतलब है हमारा, इसमें तो उद्देश्य हमारा CO से है। CO कब बनेगा, जब लिमिटेड अमाउंट में एयर हम देंगे यानी ऑक्सीजन देंगे, तब क्या बनेगा, CO बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। और दूसरा मेथड क्या है, बाई डिहाइड्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को डिहाइड्रेट कर दीजिए। फॉर्मिक एसिड क्या होता है, HCOOH, मतलब जो होता है ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्स्ट मेंबर फॉर्मिक एसिड है। ठीक है ना, अब ये भी सब ऑर्गेनिक की बातें हैं, अभी कन्फ्यूज मत होइए। HCOOH, इसको हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में मतलब क्या करेंगे, रिएक्ट कराएंगे, तो क्या मिलेगा हमको, CO मिलेगा और H2O मिलेगा। ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वो फॉर्मिक एसिड में से वाटर को बाहर निकाल देगा। देखिए जैसे ही वाटर बाहर निकला तो 2 H निकलेगा और एक हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीजन निकलेगा, तो H2O निकल गया। अब एक ऑक्सीजन और एक कार्बन बचा है तो CO बन गया। तो H2SO4 क्या होता है बच्चों, एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, इसीलिए कंसनट्रेटेड H2SO4 का क्या लेने का मतलब है, इसमें से पानी निकाल देगा, और जैसे पानी निकालेगा तो क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। बहुत ही ज़बरदस्त वे में बच्चों आपको समझा रहे हैं। इनऑर्गेनिक जो है पढ़ करके अभी से आप लोग ट्रेंड हो जाइए, क्योंकि आगे जब फिजिकल स्टार्ट कर देंगे ना तो फिर ये सब बच्चे और इनऑर्गेनिक में मज़ा नहीं लेते हैं, सिर्फ एक ही चैप्टर उनको अच्छा लगता है, केमिकल बॉन्डिंग, है ना। तो बहुत ही अमेजिंग वे में, अब कुछ है ही नहीं बच्चों, इतना सिंपल वे में समझा रहे हैं कि आप लोगों को बोर बिल्कुल नहीं होना है। लास्ट लेक्चर खूब अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके बाद हम लोग फिजिकल पे चले जाएंगे। इंडस्ट्रियल या कॉमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। इंडस्ट्री में कैसे प्रिपेयर करते हैं, इंडस्ट्री में प्रिपेयर करने का मतलब ये होता है कि सस्ता पड़े, ढेर बहुत ज़्यादा बने, बहुत ही बल्क में बने, है ना, ज़्यादा बने, सस्ता पड़े, आसान हो, है ना, यही सब इंडस्ट्री में देखा जाता है। तो कार्बन को हम किससे रिएक्ट करवा देते हैं, स्टीम से, है ना, वाटर से नहीं, ठीक है, स्टीम से रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा हमको, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। इफ़ कार्बन
मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आर इन 1:1, मतलब 1:1 के रेशियो में होंगे, देन इट इज़ कॉल्ड वाटर गैस। ये जो आपको दिख रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो प्रोडक्ट मिला ना, कार्बन को H2O के साथ स्टीम के साथ रिएक्ट कराएं, कार्बन मोनोऑक्साइड मिला और हाइड्रोजन गैस मिली, इन दोनों का रेशियो 1:1 हो। 1:1 का होने का मतलब क्या है, 1 मोल कार्बन 1 मोल वाटर के साथ रिएक्ट करके 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड और 1 मोल क्या दे रहा है, हाइड्रोजन गैस दे रहा है। अब मोल हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, अगला हमारा वही चैप्टर होगा, ठीक है। तो 1 मोल ये भी है और 1 मोल ये भी है, तो 1-1 का रेशियो जब होगा ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वाटर गैस बोलेंगे। इफ़ CO2 and H2 are present in ratio other than 1:1, then it is called syn gas और synthesis gas। जब इसका रेशियो 1 और 1:1 ना हो, 1:2 अदर हो, मतलब 1:2 हो, 2:4 हो, 3:5 हो, इस तरीके का कुछ रेशियो आएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिन गैस या सिंथेसिस गैस। अब सिन गैस क्या होती है बच्चों, समझ गया ना, वाटर गैस का बनेंगे जब इसका प्रोडक्शन 1:1 के रेशियो में हो, और सिन गैस क्या बोलते हैं जब कोई अदर रेशियो हो 1:1 को छोड़ करके। सिन गैस क्या होता है, दिस इज कॉल्ड सिन गैस बिकॉज इट इज़ यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ मिथेनॉल। तो CO को हम H2 के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो क्या बन जाता है बच्चों, CH3OH बन जाता है। अब यहाँ कहेंगे बच्चों कि सर इसको जब ये आपस में रिएक्ट किया था तो ये बना था, तो इसको टूटने के बाद यही बनना चाहिए, फिर से ये रिएक्ट करे तो यही बन जाना चाहिए, कार्बन और H2O। तो केमिस्ट्री इसी का नाम है बच्चों, घबराइए नहीं, जो आप सोच रहे हैं सब चीज़ वही हो ज़रूरी नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड आपस हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, CH3OH, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथेनॉल। तो मिथेनॉल की सिंथेसिस यानी प्रिपरेशन में काम आता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिन गैस। सिंथेसिस करता है ना, जब भी ये अदर रेशियो में आएगा तो सिंथेसिस करेगा, किसी ना किसी चीज़ का सिंथेसिस करेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिन गैस बोलते हैं। प्रोड्यूसर गैस किसको बोलते हैं, एक्स्ट्रा है। सिन गैस समझ गए, वाटर गैस समझ गए, बहुत है। प्रोड्यूसर गैस समझ जाएंगे, एक्सीलेंट। कार्बन मोनोऑक्साइड कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाई रिएक्शन ऑफ कार्बन विद एयर। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को हम ऐसे भी प्राप्त कर सकते हैं, कार्बन को अगर हम एयर के साथ रिएक्ट करा देंगे तो एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन भी होता है ना। कार्बन मोनो को हम किससे रिएक्ट करा दें, एयर से रिएक्ट करा दें, तो एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है। तो इन दोनों से रिएक्ट करा करके कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस हमको मिल जाएगी, है ना। तो ये बच्चों हमने अलग से लिया है। देखो सिंपली क्या है, कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया है, लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन दे करके, तो क्या मिला हमको, कार्बन मोनोऑक्साइड मिला है। अब एयर में नाइट्रोजन भी तो प्रेजेंट है, जब 1:4 के रेशियो में कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस मिलता है तो प्रोड्यूसर गैस उसको बोलते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा है बच्चों, ये सब कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, अभी के लिए बस एक्स्ट्रा जान लीजिए ऐसे ही। बाकी सिन गैस और वाटर गैस याद रखिएगा कि जब 1:1 के रेशियो में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होगा तो उसको वाटर गैस कहेंगे, है ना। और जब 1:1 के रेशियो से अदर कोई रेशियो हो तब उसको क्या कहेंगे, सिंथेसिस गैस यानी सिन गैस बोलेंगे। इतना बहुत है, बाकी प्रोड्यूसर गैस उस अगर पता चल गया तो अच्छी बात है। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है, ये ऑर्डरलेस होता है, मतलब महक गंध नहीं होती है इसकी, है ना। CO हैज़ मोर अफिनिटी फॉर ब्लड, मतलब जो होता है ये ब्लड के प्रति बहुत ज़्यादा अफेक्शन दिखाता है, यानी चिपक जाएंगे ब्लड में एकदम, है ना। उससे हम प्रेम करते हैं ब्लड से, और ब्लड मिल गया कहीं तो उसको छोड़े जाने नहीं देंगे। तो वी नो ऑक्सीजन इज़ प्रेजेंट इन ब्लड, हम जानते हैं कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, बट CO हैज़ मोर अफिनिटी फॉर ब्लड, CO के पास ऑक्सीजन से ज़्यादा अफिनिटी है ना। वो चाह रहा कि जो है ऑक्सीजन ना रहे, हम ही रहें। तो देयर फॉर इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इफ़ पर्सन इनहेल, अगर कोई आदमी इनहेल करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, देन इट विल क्या होगा, रिप्लेस O2 फ्रॉम ब्लड एंड CO विल बी क्या है, सर्कुलेटेड इन ब्लड। अब क्या होगा, ऑक्सीजन को हटा दिया, CO खुद लग गया उसके जगह, ऑक्सीजन की जगह। व्हेन पर्सन क्या है, इनहेल CO, इट विल फेंट एंड मे लीड टू डेथ। मतलब क्या हो सकता है बच्चों, बेहोश हो सकता है, उसकी डेथ हो सकती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल नहीं करना चाहिए, इनहेल करते ही ये ब्लड में जा कर के लग जाता है, ऑक्सीजन को निकाल देता है, और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, या तो बेहोश हो जाएगा या तो मर जाएगा कोई। तो कभी भी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ लैब में जाइए तो थोड़ा सा खिलवाड़ कम करिएगा, है ना। तो CO इज़ अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। CO क्या होता है, देखो बच्चों, लैब में कभी भी जाने से पहले हमको थोड़ा बहुत कम आता हो चलेगा, आपको थोड़ा बहुत कम आता हो चलेगा, क्या करना है ये भले पता ना हो, क्या नहीं करना ये ज़रूर पता होना चाहिए,
हाँ, लैब में जाने के बाद कई लोग क्या करते हैं, उल्टा सीधा काम करने लगते हैं, देखते हैं कि ये स्मेल करके देखें क्या है, ये स्मेल करके देखें क्या है, इसको मिला के देखें, उसको मिला के देखें, कभी कभी कुछ गिरा लेते हैं तो हालत ख़राब हो जाती है। तो क्या करना है, इससे ज़्यादा लैब में क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या नहीं करना है। तो कभी भी लैब में जाइए, क्या नहीं करना इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, है ना। कभी भी बदमाशी नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री का लैब सबसे ख़तरनाक लैब होता है। ऐसे ऐसे कांड हो जाते हैं कि दिवाली मन जाती है वहाँ पे, है ना। जैसे लिथियम वगैरह जो होते हैं ना बच्चों, उसको हम लोग पैराफिन वैक्स में लपेट के रखते हैं। अब कुछ लोग क्या करेंगे, जाएंगे कहेंगे देखें लिथियम का मेटल कैसा होता है, उसको उठा करके टेस्ट करने लगेंगे, किसी के साथ रिएक्ट कराने के चक्कर में पानी में डाल देंगे, और जैसे ही पानी में डालेंगे इतना हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा कि पूरी दिवाली लैब में ही बन जाएगी, है ना। कभी क्या करते हैं कुछ लोग एसिड ही गिरा लेते हैं हाथ पैर पे, है ना। तो कभी सल्फ्यूरिक एसिड गिरा लेंगे, कभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिरा लेंगे। तो क्या उसकी ट्रीटमेंट क्या है ये पता ही नहीं है, तो कई चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो कभी भी आप लोग लैब में जाइए, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि क्या नहीं करना चाहिए, है ना। कई लोग टेस्ट ट्यूब में भर के कुछ फोड़ने ओड़ने लगते हैं, तो वो सब तो एकदम बदमाशी मत करिएगा, ठीक है। चलिए, ये सब एक्स्ट्रा इसलिए बता रहे हैं कि बच्चों केमिस्ट्री जो है ना बच्चों, अपने आप में बहुत घातक चीज़ है। जब आप लैब में जाएंगे तो मन करेगा कि ये बदमाशियाँ की जाएँ, नया एक्सपेरिमेंट करें, हम भी साइंटिस्ट की तरह हमारा भी नाम हो जाए कुछ। तो थोड़ा कंट्रोल रखिएगा बच्चों ना, करिए, आप लोग साइंटिस्ट बनिए, अच्छे लेवल पे जाइए, लेकिन बदमाशी करके ना जाइए, है ना, क्योंकि वो रिस्की हो जाता है। बहुत लोगों को देखा मैंने, पूरा वाइट पड़ गया उनका चेहरा। केमिस्ट्री के हमारे टीचर थे, मेरे तो नहीं थे, मतलब मेरे दोस्त को पढ़ाते थे वो सेंट्रल अकेडमी में, आज की डेट में वो गवर्नमेंट टीचर है। उनका बच्चों पूरा वाइट हो गया था ये केमिस्ट्री लैब में। तो आप लोग थोड़ा सा खिलवाड़ कम करिएगा, जीवन ख़राब कर सकता है, ठीक है। एक्स्ट्रा हो गया, 5 मिनट बताने में ही लग गया कि लैब में मत जाइएगा। ये इसलिए बता रहे हैं कि जब भी जाइए मेरी बात को ध्यान रखिएगा, क्या नहीं करना है इस पर ज़्यादा फोकस रहे। कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अब कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे तो जान रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, मतलब ऑक्सीडेशन इसका क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है ना। ये क्या करना चाहेगा, एक ऑक्सीजन और लेना चाहेगा, जिससे ऑक्सीजन लेगा उसको रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो Fe2O3 को कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, रिड्यूस कर देता है Fe3O4 और CO2 में। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे सर यहाँ से एक ऑक्सीजन उड़ जाना चाहिए, यहाँ पे एक ऑक्सीजन जुड़ कैसे गया। तो बच्चों यहाँ जादू नहीं हुआ है कुछ। देखो Fe3O4 टाइप का कोई कंपाउंड ही नहीं होता है। अगर Fe3O4 लिखा है कहीं भी तो आप लोग क्या समझ जाएंगे बच्चों कि ये Fe2O3 और FeO का मिक्सचर है। देखो Fe2 यहाँ हो गया और O3 और O1 मतलब O4 हो गया, ये एक मिक्सचर होता है, ऐसा कोई कंपाउंड नहीं होता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे ना तो -2 ऑक्सीजन पे होता है, तो 4 ऑक्सीजन पे -8 होना चाहिए, तो इस पर +8 होना चाहिए, तो 8/3 होगा क्या इसका ऑक्सीडेशन नंबर, नहीं, या तो 3 होता है या तो 2 होता है आयरन का। हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन में सीखेंगे, ये कंपाउंड पॉसिबल नहीं है, ये मिक्सचर होता है इसका। इसका मतलब फाइनली ये जो फेरिक ऑक्साइड होगा वो कुछ तो टूट करके फेरस ऑक्साइड में चेंज हुआ होगा। तो यहाँ से देखो +3 से +2 में गया ना, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। किसने कराया रिडक्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड ने। बात समझ में आई ना। ये मत समझ लेना कि बच्चों सर ऑक्सीडेशन इसका हुआ है तो CO2 निकला है इससे, इसमें जुड़ा है तो एक ऑक्सीजन कैसे बढ़ गया। ये बढ़ गया, ये जादू से नहीं बढ़ा है, ये बताएं हम कैसे बढ़ गया। ऐसा कोई कंपाउंड नहीं होता है। Fe2O3 प्लस क्या है, FeO का मिक्सचर होता है। अब Fe2O3 एक तो होगा नहीं, कई होंगे ना, तो कुछ Fe2O3 टूट करके FeO बना लेंगे और बाकी का जो है लग करके अब मिक्सचर के तौर पे इसको हम लिख देते हैं इसे, ठीक है ना। और कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऑक्सीजन इसका ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, ठीक। चलिए Fe3O4 जो बना मिक्सचर वो फर्दर कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या करेगा, FeO बनाएगा और CO2 बनाएगा, ठीक है। चलिए अब FeO प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड क्या बनाएंगे, आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। यानी कि ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। देखो रिड्यूस किसको किसको कर दिया, Fe2O3 को रिड्यूस कर दिया, है ना। फिर यहाँ पे नहीं समझ में आया कि Fe2O3 को कैसे रिड्यूस कर दिया। यहाँ समझ में आ रहा है, Fe3O4 को हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर पे ला दिया, +2 पे ला दिया ना, यहाँ पे 3 से ज़्यादा रहा होगा, यहाँ पे +2 पे ला दिया। ऐसे समझ में आ रहा, सीधी सीधी बात। फिर यहाँ पे +2 वाले को कार्बन मोनोऑक्साइड ने क्या किया, Fe में कन्वर्ट कर दिया, यानी +2 से 0 पे चला गया, ठीक है ना। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, खुद रिड्यूस हो गया,
सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड इसको रिड्यूस कर दिया, खुद ऑक्सीडाइज हो गया, +2 से ये रिड्यूस होकर 0 पे चला आया ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ने इसको रिड्यूस किया है तो खुद ऑक्सीडाइज हुआ है। जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वही दूसरे को क्या करता है, रिड्यूस करता है। बात आप लोग को क्रिस्टल क्लियर होगी, छोटी छोटी बातें हैं, जल्दी से आज कवर करके आगे बढ़ जाइए, बहुत परेशान नहीं होना है। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बोथ ऑक्सीडाइड्स है ना, बर्न्स विथ ब्लू फ्लेम है ना। दोनों ऑक्साइड्स जो कार्बन मोनोऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है दोनों बर्न होता है कैसे, ब्लू फ्लेम के साथ है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड है ना, ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है। अब वो पॉइजनस है वो अलग की बात है ना, कि आपको बेहोश कर देगी और आपको क्या बोलते हैं डेथ कॉज कर सकती है, वो होना अलग बात है। एसिड और बेस होना अलग बात होती है। एसिड मतलब कौन H+ दे देता है या कौन OH- दे देता है या कौन लोन पेयर डोनेट करता है या कौन लोन पेयर एक्सेप्ट करता है ना, इसके बेसिस पे एसिड या बेस हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इसके पास कोई H+ नहीं है ना, नहीं डोनेट कर सकता है, चाहे पानी में डाल दो या कहीं डाल दो तो न्यूट्रल ही रहेगा। लेकिन CO2 क्या है, एसिडिक है, ये H+ दे सकता है, देगा लेकिन बहुत टेढ़ी खीर है। कैसे देगा, पहले इसको पानी में डालिए, पानी में डालते ही क्या बनाता है, H2CO3 बनाता है। अब H2CO3 टूटता है कि नहीं H+ और CO3 2- में, इसलिए CO2 एसिडिक होता है पानी में जाने के बाद, ठीक है बच्चों। चलिए इन क्वेश्चंस इफ़ इट इज़ मेंशन्ड दैट न्यूट्रल गैस बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, तो वो कौन सी गैस होगी बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब क्वेश्चन में ये बोल दे है ना, ये बात बताए कि कौन सा गैस है, सिर्फ ये बोल दे कि एक ऐसी गैस है जो कि न्यूट्रल है और बर्न होती है कैसे, ब्लू फ्लेम में, तुरंत समझ जाइए कार्बन मोनोऑक्साइड की बात हो रही है। ऐसे बोले एक एसिडिक गैस है जो कि बर्न होती है ब्लू फ्लेम में, तुरंत समझ जाइए कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लगी, ठीक है ना। ब्लू फ्लेम फ्लेम के बारे में भी मैं बताऊँगा आगे, है ना। चलिए अभी रहने दीजिए, अभी हम लोग का लेक्चर वैसे भी लेंदी हो गया है, जल्दी से कवर कर लें, है ना। कार्बन फैमिली में सेकंड हम लोग को सिलिकॉन में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इस चैप्टर को रहने देंगे। अभी पढ़ाने के लिए बच्चों बहुत कुछ पढ़ा सकते हैं, है ना, बोर नहीं करना है। जो मेन कॉन्सेप्ट हो, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, वही पढ़ेंगे, बाकी चीज़ें जो है NCERT से हम लोग कवर कर लेंगे। चलिए कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन के कंपाउंड्स बस देखना है, ओनली सिलिकॉन ऑक्साइड मतलब जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड को ही हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे अभी बाकी पढ़ना होगा, NCERT उठाइएगा, बाकी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। जो मेन चीज़ है मैं बता दे रहा हूँ। SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड या इसको सिलिका भी बोलते हैं, ठीक है। SiO2 इज़ अ 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, 3 डायमेंशनल होता है, 3D होता है। इन विच ईच सिलिकॉन एटम इज़ कोवेलेंटली बॉन्डेड इन टेट्राहेड्रल मैनर। कैसे बॉन्डेड होता है, एक सिलिकॉन मतलब इसका 2-3 फॉर्म आता है ना, जो सिलिकॉन के साथ ऑक्साइड है इसका 2-3 फॉर्म आता है। तो बेसिकली ये क्या है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है सॉलिड का, है ना, जिसमें एक सिलिकॉन एटम जो होता है कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है इन टेट्राहेड्रल मैनर। टेट्राहेड्रल क्या होता है बच्चों, कार्बन से समझाते हैं, कार्बन ज़्यादा अच्छे समझाएगा। CH4 होता है, अगर इसका कोई स्ट्रक्चर बनाने कह दे तो अभी कुछ लोग ऐसे बना देंगे, है ना, लेकिन ये समझाने के लिए ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल कैसा होता है बच्चों, कार्बन होगा, है ना, एक हाइड्रोजन इधर होगा, एक हाइड्रोजन इधर होगा, है ना, एक जो होगा बोर्ड के बाहर होगा हाइड्रोजन और एक जो होगा बोर्ड के अंदर होगा हाइड्रोजन। इसी को टेट्राहेड्रल बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। ये 2 हाइड्रोजन प्लेन में है, एक बोर्ड से बाहर की तरफ है ना, मतलब बाहर निकला है, और एक मतलब प्लेन से अंदर की तरफ है, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। मतलब इसके जब हेड को आप मिलाएंगे तो आपको मतलब एक अजीब सा 4 हेड दिखेगा ना, 3 ऊपर की साइड 1 नीचे की साइड, ऐसा कुछ दिखेगा, इसलिए इसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं, ठीक है। ऐसा समझाया नहीं जाता है, समझाया ऐसे ही जाता है, लेकिन मैं आपको एक्चुअल डीप में बता दे रहा हूँ। जब इसके इस वाले पॉइंट को आप प्लेन ऐसे बंद कर दें, इस पॉइंट को प्लेन बंद कर दें और इसके पीछे वाले को बंद कर दें, ठीक है ना, तो 3 हो गया हेड, और एक नीचे वाले को इसको मिला करके अगर कागज़ से ऐसे पैक कर दें तो 4 हेड बनेंगे, मतलब 4 इसका सिर बनेगा, इसलिए इसको टेट्राहेड्रल बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए सिलिकॉन का जो स्ट्रक्चर होता कैसा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, तो सर SiO4 होना चाहिए, SiO2 कैसे है ना। ये वाला भी सिलिकॉन देखिए 4 ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये वाला भी ऑक्सीजन 4 से जुड़ा है, सारे सिलिकॉन 4-4 ऑक्सीजन से जुड़े हैं, और सर आपने बोला है कि SiO2 बनता है,
तो ये SiO2 बताइए कैसे बनता है। तो बच्चों देखो, ये ऑक्सीजन कॉमन है, इसका भी है, इसका भी है, वैसे ये ऑक्सीजन इसका भी होगा और इसके बाद भी सिलिकॉन होगा उसका भी होगा। ये ऑक्सीजन दोनों में कॉमन है, ये ऑक्सीजन दोनों में कॉमन है। तो मान लीजिए हमने 20 से ऐसे ले लिया रेंडमली, तो देखो यहाँ से ये ऑक्सीजन आधा इसका, 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 यानी 4 आधा मिल के कितना बनता है बच्चों? 2। तो SiO2 बना कि नहीं बना? तो ये समझाने के लिए SiO2 है। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है बच्चों। चलिए, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3 होती है। अब ये चीज़ पढ़ लीजिएगा बच्चों, बहुत कोई खास नहीं है। 95% अर्थ क्रस्ट में मिलता है ना, सिलिका इसको कहा जाता है या सिलिकेट्स कहते हैं, क्वार्ट्ज में, ये सारी चीज़ें आप लोग बच्चों एक बार रीड कर लीजिएगा, बहुत कोई खास नहीं है, ठीक है। चलिए, अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ से चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम लोग क्या करेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना बच्चों। कोई अगर इसमें बहुत कुछ और पढ़ना होगा, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है बच्चों, कार्बन की फैमिली में पढ़ने के लिए अभी बहुत कुछ है। बुक उठाइए, पूरी रीड कर दीजिए। लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि मैं ज़्यादा पढ़ाने से ज़्यादा इफेक्टिव पढ़ाने में ज़्यादा भरोसा रखता हूँ। मैं वही चीज़ पढ़ाऊँगा जो आपके लिए एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो, या उससे एडवांस भी जब मैं समझाऊँगा तो वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही रहेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हम बैठ करके अब सिलिकॉन कहाँ से आया, कैसे इसका नाम पड़ा, हिस्ट्री लगे बताने, तो कितना पढ़ाएंगे? बहुत कुछ पढ़ाने के लिए होता है। आप अपनी बुक उठा के देखेंगे तो एक एक एलिमेंट के बारे में इतना ज़्यादा दिया रहता है कि सारा पढ़ाएंगे तो फिर उसी में टाइम सारा ख़राब हो जाएगा। इसलिए बहुत शॉर्ट वे में पढ़ाया है। अगर जिसको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा इसके बारे में, वो खोलेगा बुक, उसमें पूरा अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। नहीं होगी बुक तो हमसे कहिएगा, हम सेंड कर देंगे पिक उसकी, आप लोग पढ़ लीजिए, एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए अगर किसी बच्चे को ज़्यादा झील है, जिज्ञासा है, ठीक है। हमें नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आप लोगों को कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, मैं आगे भी आपको समझा दूंगा, ठीक है। ज़्यादा बोर नहीं करना है बच्चों। इनऑर्गेनिक में यही तो है, इनऑर्गेनिक पढ़ाने में काफ़ी बच्चे अपनी हिम्मत तोड़ देते हैं, कहते हैं और केमिस्ट्री से ख़राब कुछ नहीं है। लेकिन जब फिजिकल आप स्टार्ट करेंगे तो आप कहेंगे वास्तव में केमिस्ट्री से अच्छा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इट्स माई गारंटी। जब मैं जिस दिन से मैं आपको ये पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उस दिन से आपको लगने लगेगा कि हाँ, केमिस्ट्री में कुछ दम होता है, बहुत अच्छी चीज़ है। जब तक इनऑर्गेनिक पढ़ता है आदमी, अजीब सी थोड़ी सी मतलब रिएक्शन याद करना पड़ता है। बोरिंग तो नहीं कह सकते हैं, रिएक्शन वगैरह ज़्यादा याद करना पड़ता है ना, इसलिए बोरिंग लगता है। अब वही रिएक्शन जब लैब में करना पड़ेगा बच्चों आपको, तो आपको कितना इंटरेस्ट आएगा आप सोचिए। जब अभी हम लोग बताए हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जब इसको हम लोग क्विक लाइम से पास करते हैं, मतलब लाइम वाटर से, क्विक लाइम नहीं, लाइम वाटर से, ये OH के होल ट्वाइस से, तो इसका कलर कैसा हो जाता है? मिल्की हो जाता है। और एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड पास कर देंगे तो ये कैसा हो जाएगा? मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाएगा। अब इस रिएक्शन को पढ़ने में तो कितना बोरिंग हुई होगी, लेकिन जब इसको आप लैब में करेंगे तो कितना अच्छा लगता है। इसीलिए इनऑर्गेनिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है बच्चों, है ना। जैसे फिजिकल में बहुत इंटरेस्ट आता है, उसी तरीके से इनऑर्गेनिक में लैब में जब आप जाएंगे और इनऑर्गेनिक आपका अच्छा होगा तो आपको बहुत कॉन्फिडेंट लगेगा, है ना। कुछ भी चीज़ें आप करने में आपको मज़ा आएगा, ठीक है। इसलिए इनऑर्गेनिक पढ़ करके हमको अच्छे से स्ट्रांग हो जाना चाहिए पहले ही, नहीं तो लैब में जाएंगे रिएक्शन सही समझ ही में नहीं आएगी तो परेशान रहेंगे, पूछेंगे बार बार सर ये बताइए, सर वो बताइए। ऐसे क्या रहेगा? आप आत्मनिर्भर बन जाएंगे, काफ़ी चीज़ें 90% खुद ही कर लेंगे, है ना। चलिए, लेकिन कभी भी करिए तो कॉग्निजेंस में ही करिए टीचर के, अलग से अपने पास से बहुत एक्सपेरिमेंट मत करिएगा बच्चों, है ना। साइंटिस्ट बन जाने से जान प्यारी है ना। कोई भी रिस्क नहीं लीजिएगा एकदम। कभी भी लैब में जाइए बहुत ही प्रिकॉशंस के साथ। पहले जाते ही क्या करना चाहिए? एग्जॉस्ट फैन ऑन कर देना चाहिए। किसी लैब में बहुत खुले वातावरण में बनता है तो उसमें ज़रूरत नहीं है ना। सबसे पहले क्या करना चाहिए? एग्जॉस्ट फैन ऑन कर देना चाहिए एकदम से। उसके बाद आपको ऑब्जर्व कर लेना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ है। कोई रिएक्शन कर रहे हैं तो उसमें क्या अपैरेटस यूज होता है, सारा ले आके पहले ही रख लीजिए, है ना। जैसे ही आपका काम ख़त्म हो जाए, सारे सामान को वैसे ही दोबारा अपनी अपनी जगह पे साफ़ करके रख दीजिए। तो ये सब कुछ चीज़ें होती हैं। अब एसिड और ये सब जो चीज़ें हैं आप यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही आराम से उसको, मतलब ऐसा नहीं कि हिला करके कोई बच्चा पीछे ठोक रहा हो, किसी को होता है ना, मजाक करते हैं लैब में लोग, एक बच्चा पीछे से किसी को ठोक दिया, कोई दूसरा किसी को ठोक दिया। ये सब तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पहले ही ये सब आप लोग तय कर लीजिए, कोई भी लैब में इस तरीके की बदमाशी नहीं करेगा कि पीछे धक्का मार दे। कौन सा किस समय कौन सा लिक्विड लिया है बंदा, कोई नहीं जानता है, ठीक है ना। तो ये बहुत रिस्की हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये सब कुछ सावधानियां बरत के जाएंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए,
अब कुछ चीज़ें होती हैं आइस के लिए हार्मफुल होती हैं, आई के लिए हार्मफुल होती हैं, तो कुछ ग्लव्स मतलब ग्लास वगैरह होता है उसका लगा के जाना चाहिए। ठीक है, बाकी चीज़ें आप लोग समझदार हैं और पढ़ाई करते रहिए।